नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, भारत सरकार मोदी 3.0 गठन हो चुकी है। सरकार ने अपने 100 दिन का एक्शन प्लान रख दिया है। तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने भी अपने 100 दिन का एक्शन प्लान रखा है दोस्तों। बकायदा उसका प्रेस रिलीज जारी किया गया है और रक्षा मंत्रालय के 100 दिन के एक्शन प्लान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के मुद्दों के ऊपर अगले 100 दिनों के अंदर काम करने को लेकर के अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, क्या हो सकते हैं ये मुद्दे, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, कम्यूटेशन को लेकर के आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, क्या चेक करना है, वो आपको समझाऊंगा। और प्रमोशन में अनविलिंग होने के बावजूद भी किस तरीके से पेंशनर को एमएससीपी मिला, ये आपको लेटर के आधार पर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। जी हां, प्रमोशन के लिए अनविलिंग है, लेकिन कंडीशंस हैं उसमें भी। वो कंडीशंस आपको समझने होंगे। आज के इस वीडियो में आपको वो सारी बातें समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, क्या कम्यूटेशन कटेगा 11.5 साल या 15 साल, कैसे चेक करें दोस्तों। कम्यूटेशन की अवधि को कम करने के लिए माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, यह सच्चाई है। और माननीय कोर्ट ने जो कम्यूटेशन जिन्होंने केस किया है उनका रिकवरी बंद करने का भी अंतरिम आदेश दिया है, यह भी सच्चाई है। अब ये तो डिसीजन जब आएगा तब पता चलेगा। हो सकता है जिनका रिकवरी अभी रोका गया है, जब फाइनल डिसीजन आए तो उनके फेवर में ना आए, लेकिन जहां तक चांसेस हैं कि कम्यूटेशन का जो फैसला है वो पेंशनर के फेवर में आएगा, लेकिन लागू उनके लिए होगा जो ये केस जीतेंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है दोस्तों। मान लीजिए आपका 15 साल हो गया रिटायरमेंट के बाद, लेकिन फिर भी आपका कम्यूटेशन कट रहा है, तो उसको कैसे समझना है दोस्तों। हमें कम्यूटेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के समय में ही मिल जाए। कभी कभी हमारा कम्यूटेशन 2, 4, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद भी हमें मिलता है। जब भी आपका पिछला बेसिक में कोई रिवीजन हो जाए तो आपका कम्यूटेशन रिवाइज होकर आपको मिलता है। तो उस चीज को समझने के लिए कैसे आपको समझना है कि आपका कम्यूटेशन कब तक कटेगा, कैसे कटेगा, चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए 1 जनवरी 2006 के आप रिटायरी हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2005 के आप रिटायरी हैं। 1 जनवरी 2006 से आपका रिटायरमेंट का डेट है। मान लीजिए शुरू में आप जब रिटायरमेंट आए थे आपको 2 लाख रुपए कम्यूटेशन मिला, तो ये 2 लाख रुपए का हर महीना फॉर एग्जांपल 2000 रुपए करके कटता है। ये कब तक कटेगा आपको ध्यान रखना है, आपका 180 इंस्टॉलमेंट कटेगा, यानी कि 15 साल तक कटेगा, ना कि आपका 15 साल रिटायरमेंट का डेट होने पर बंद होगा। अब यहां पर समझिए आप, ये कब तक कटेगा। अगर 2006 से कट रहा है तो 31 दिसंबर 2020, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक आपका कम्यूटेशन कटेगा। 1 जनवरी 2021 से ये पैसा कटना बंद हो जाएगा। बाकी जो ये है ये कटते रहेंगे दोस्तों, ये कटते रहेंगे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए दूसरा कम्यूटेशन आपको मिला 1 जनवरी 2010 में, तो वो मिला मान लीजिए 1 लाख रुपए, उसका आपका 1000 रुपए करके कट रहा है। ये कब खत्म होगा, 2010 में मिला तो 2025 में खत्म होगा, 31 दिसंबर 2025 में खत्म होगा दोस्तों। तो आपका अब ये जो 1500 रुपए कटेगा, पहले कितना कट रहा था, 3500 कट रहा था, 2000 कटना बंद हो गया 31 दिसंबर 2020 को, लेकिन 1500 रुपए आपका कटता रहेगा। कब तक, 2025 के 31 दिसंबर तक 1500 रुपए कटता रहेगा। लेकिन ये भी आपका बंद हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, आपका ये भी आपका पेंशन में जुड़ जाएगा और 500 रुपए केवल कटता रहेगा। वो कब तक कटेगा, जब तक ये डेट आपको कब मिला, ये 2011 में मिला मान लीजिए, तो और आगे 1 साल तक 50,000 मिला, 500 करके कट रहा है, तो आगे और 1 साल तक, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक ही कटेगा। क्योंकि ये 2010 में मिला था, ये 2011 में मिला था, यानी कि 2026 तक ये 1 साल के लिए सिर्फ ये पैसा कटेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कम्यूटेशन का डेट कब से शुरू हुआ है, कटना कब से शुरू हुआ है, ना कि आपका रिटायरमेंट का डेट। अब आप रिटायर तो 1 जनवरी 2006 को हो गए थे, लेकिन आपका कम्यूटेशन कब तक कटा, देखिए 31 दिसंबर 2026 तक कटा। ये तो उस हिसाब से तो 20 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपको कम्यूटेशन कब मिला उसको भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका कम्यूटेशन जब मिला उसके बाद 15 साल पूरा होने के बाद भी अगर कट रहा है तो आपका पॉइंट बनता है, आपको इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। चलिए अब अगली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि
रक्षा मंत्रालय ने अपने 100 दिन का एक्शन प्लान जो है रेडी कर लिया है और 100 दिन का एक्शन प्लान सामने रख दिया है, प्रेस नोट जारी करके रख दिया गया है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, भारत सरकार के 100 दिन के काम के में अग्निवीर पर समीक्षा, जी हां, जो अग्निपथ स्कीम है उसके ऊपर समीक्षा करने के लिए 10 बड़े बड़े मंत्रालय के जो सचिव हैं उनकी एक कमेटी बना दी गई है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो सही है, गलत है, इसके ऊपर क्या किया जाए, इसके ऊपर सुधार किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, अग्निवीर को बंद किया जाए, जो भी करना है उस चीज को छानबीन करने के लिए 10 सचिवों का एक कमिटी गठन हो चुका है, जो कि भारत सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज में शामिल किया गया है दोस्तों। यानी कि अग्निपथ से सरकार को नुकसान हुआ है, यह सरकार को समझ में आ गया। हालांकि 8वें पे कमीशन को लेकर के पहले 100 दिन में एजेंडे में शामिल किया है या नहीं किया है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अब भारत सरकार के जो 100 दिन के एजेंडे के बाद अब रक्षा मंत्रालय का भी 100 दिन का एजेंडा सामने आ चुका है। आगे मैं प्रेस रिलीज भी दिखाऊंगा दोस्तों। और रक्षा मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में क्या है, रक्षा मंत्रालय के पहले 100 दिन के काम में पूर्व सैनिकों का कल्याण। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, पूर्व सैनिकों के कल्याण को, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर को रक्षा मंत्रालय ने अपने शुरू वाले 100 दिन के एजेंडे में रखा है। तो ऐसे में क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के मुद्दे होंगे, जो पहले 100 दिन में काम किया जाएगा, जिनके ऊपर आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? मैंने कुछ मुद्दे यहां पर लिख रखे हैं, उनको सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले OROP3। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में जुलाई 2 हमारा OROP3 लागू होना है, तो क्या पहले 100 दिन वाले एजेंडे में OROP3 हो सकता है? होना चाहिए, होने के चांसेस हैं, क्योंकि OROP3 में डिले ना करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश था। अगला दोस्तों, इक्वल एमएसपी। क्या इक्वल एमएसपी का मुद्दा पहले 100 दिन के एजेंडे में हो सकता है? होना चाहिए, लेकिन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इक्वल एमएसपी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है और यह बहुत बड़े बजट का मुद्दा है। तो हो सकता है कि यह शामिल ना हुआ हो उस पहले 100 दिन में, लेकिन होना चाहिए। अगला दोस्तों, MACP टू प्री 2006 पेंशनर्स। जी हां, यानी कि OMJC, वन मैन जुडिशियल कमिटी का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेते हुए क्या सरकार पहले 100 दिनों में प्री 2006 के पेंशनर्स को MACP देने का काम करेगी? ये भी OROP2 का भी ये बहुत बड़ा विसंगति है, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन होना चाहिए। हमारी मांग है, डिमांड है कि ये होना चाहिए। अगला दोस्तों, OROP की विसंगतियां। क्या OROP की विसंगतियों के ऊपर सरकार शुरू वाले 100 दिन में काम करेगी? इसके चांसेस हैं, क्योंकि OROP की विसंगतियों को लेकर बहुत सारे मांग, बहुत सारे धरना प्रदर्शन, बहुत सारे ज्ञापन पहुंच चुके हैं सरकार के पास। तो हो सकता है कि शुरू वाले जो 100 दिन है उसमें ये वाला मुद्दा OROP की विसंगतियों के ऊपर सरकार काम करे। अगला दोस्तों, 65, 70, 75 में 5, 10 और 15% एडिशनल पेंशन, जो हमारी तरफ से मांग है कि 100 दिन के मुद्दों में शामिल होने चाहिए, लेकिन इसके चांसेस कम है, क्योंकि यह मुद्दा ऑलरेडी वित्त मंत्रालय में लंबित है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो मैंने इन 5 मुद्दों को यहां लिया। मुद्दे तो बहुत हैं, PMR को OROP में ना रखना, रिजर्विस्ट को OROP में ना रखना, ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या आपके हिसाब से और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं जो 100 दिन के कामकाज में सरकार शामिल कर सकती है, रक्षा मंत्रालय शामिल कर सकती है? आपके हिसाब से आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब अगली महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, इस जानकारी की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो 100 दिन का जो एजेंडा है, इस एजेंडे को लेकर के सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया है रक्षा मंत्रालय ने, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इस खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये रक्षा मंत्रालय का प्रेस नोट है और ये प्रेस नोट 100 दिन के अंदर सरकार आगे आने वाले शुरू के 100 दिन में क्या काम करेगी, क्या एक्शन रहेगा सरकार का, उसकी जानकारी दी गई है। 13 जून 2024 का ये प्रेस नोट है और जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री चेयर्स रिव्यू मीटिंग ऑन फर्स्ट 100 डेज एक्शन प्लान विद फोकस ऑन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यानी कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट में रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है दोस्तों कि आने वाले शुरू के 100 दिन में पूर्व सैनिकों के कल्याण, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के ऊपर काम किया जाएगा। ये बकायदा प्रेस नोट में रक्षा मंत्रालय ने कहा है, इंस्ट्रक्ट्स ऑफिसर्स टू स्ट्राइव हार्ड एंड फुलफिल द प्लान। और अफसरों को, अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इस प्लान को 100 दिन के अंदर एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर देने वाले प्लान को
फुलफिल करने के लिए जोरदार तरीके से लग जाएं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है। यहाँ पर और भी चीजें हैं, और भी जैसे रक्षा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में लिखा गया है कि रक्षा एक्सपोर्ट में किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए वो ये वाला पैराग्राफ है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर इस विषय को लेकर 100 दिनों के अंदर सरकार किस तरीके से पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम करेगी वो जानकारी यहाँ दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार के तहत रक्षा मंत्रालय की पहले 100 दिन की कार्य योजना पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रमुख मुद्दे शामिल थे। और आगे दोस्तों सैनिक कल्याण पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को 100 दिनों की कार्य योजना में निर्धारित एजेंडे को पूरा करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का निर्देश दिया है। यानी कि दोस्तों इस पैराग्राफ में क्लियरली बोला गया है कि पूर्व सैनिकों के जो मुद्दे हैं, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके ऊपर आगे आने वाले 100 दिन के अंदर काम किया जाए। चलिए अगली जानकारी, खुशखबरी, प्रमोशन में अनविलिंग लेकिन फिर भी मिला एमएसपी, कैसे समझें। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन में अनविलिंग होने के बावजूद भी पेंशनर को मिला एमएसपी, लेकिन कैसे? गुंडी है उसमें, क्या गुंडी है वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले पेंशनर के साथ कुछ दिनों पहले मेरी बातचीत हुई थी, उनको मैंने कुछ गाइड किया था, उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो आपको लेटर दिखाऊंगा, और जो पेंशनर के साथ मेरी बातचीत हुई थी वो पहले सुन लेते हैं। दोस्तों ये विजय कुमार सिंह जी ने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था, देखिए सर मैं विजय कुमार सिंह नायक, मेरा बेसिक 21,244 है, मैं 22 साल 14 दिन सर्विस करके 31 अगस्त 2010 में पेंशन आया हूँ। मुझे एमएसपी नायक ग्रेड का मिल रहा है, क्या ये ठीक है? पेंशन आने के 3 मंथ पहले हवलदार आई थी, अनविलिंग कर दिया था, प्लीज बताएं। यानी कि प्रमोशन के लिए ये अनविलिंग करके पेंशन आउट हुए थे। तो इन्होंने पूछा है कि जो पेंशन मुझे मिल रहा है वो सही है या गलत है। तो मैंने इनको बताया था, चाहे आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग ही क्यों ना किया हो, आपको हवलदार का एमएसपी लागू है, आपने किस तरीके से कार्रवाई करना है, क्या लिखना है, ये सारी चीजें मैंने उनको समझा के भेज दिया था। तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला। अब ग्रीवेंस का रिप्लाई आया है दोस्तों, वो अनविलिंग होने के बावजूद भी क्या रिप्लाई आया आगे देखिए। ये रिप्लाई आया, ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कल मुझे मैसेज किया, सर मेरे ग्रीवेंस का जवाब आ गया है, मेरी पेंशन हवलदार एमएसपी दे दिया है, 21,244 की जगह 22,144 हो गया, लेटर आ गया है, थैंक यू। अब ये जो लेटर है उनका, ये लेटर मैं आगे आपको दिखाता हूं, चलिए वो लेटर देखते हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, प्रमोशन के लिए अनविलिंग होने के बावजूद भी पेंशनर को रिकॉर्ड से लेटर आ चुका है कि उनको एमएसपी मिलेगा, उनको एमएसपी मिल चुका है, एमएसपी का पीपीओ भी जारी हो चुका है, जी हाँ, और उनका पेंशन में बढ़ोतरी भी हो गया है। तो कैसे हुआ है? सबसे पहले तो आपको लेटर दिखाता हूं, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को लेटर लिखा है। देखिए, हमने जब छानबीन की तो ये पाया कि आपने पेंशनर को सही पेंशन नहीं दिया है, वो एमएसपी हवलदार हैं, उनका एमएसपी हवलदार का पीपीओ जारी हो चुका है, स्पर्श का पीपीओ भी जारी हो चुका है, और आप उनको 21,244 रुपए बेसिक पेंशन दे रहे हैं, जबकि उनको आपने 22,144 हवलदार एमएसपी 22 साल सर्विस के हिसाब से दिया जाना चाहिए। ये इस लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है। और उनके बारे में यह भी लिखा हुआ है, ओआरओपी 1 में उनका पेंशन 7,795 रुपए, 7वें पे कमीशन में उनका पेंशन 20,033 रुपए, और ओआरओपी 2 के बाद उनका पेंशन 22,144 रुपए होना चाहिए। ये पीसीडीए को रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लियर अपने लेटर में लिखा है, जबकि ये पेंशनर प्रमोशन के लिए अनविलिंग थे। अब आपको समझाता हूं कि कैसे केसेस में प्रमोशन के लिए अनविलिंग होने के बावजूद भी एमएसपी लागू है। मान लीजिए आपने 17 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आए हैं, आपका 16 साल सर्विस होने तक आपने अनविलिंग नहीं दिया था, यानी कि 16 साल सर्विस में आप एमएसपी के लिए हकदार हो गए, एमएसपी के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन उस दिन तक आपने अनविलिंग नहीं दिया था। आपने कहीं जाके आगे 16.5 साल में दिया या 17 साल पूरा होते होते दिया, तो फिर आपका एमएसपी के डेट तक आप अनविलिंग नहीं थे, आप विलिंग थे। प्रमोशन मिलता तो पहन लेते, लगा लेते, ऐसा कुछ कंडीशन होता, लेकिन चूंकि आपने एमएसपी जिस दिन आपको लागू था, 16 साल जब पूरे हो रहे थे,
उस दिन तक आपने अनविलिंग नहीं दिया था, उसके बाद अगर आपने अनविलिंग दिया है तो आपको हवलदार का एमएससीपी लागू है। यानी कि दोस्तों आपका अगर अनविलिंगनेस का डेट आपका एमएससीपी का डेट के बाद का डेट है तो आपको एमएससीपी लागू है। ये एमएससीपी का रूल बोलता है। अनविलिंग होने के बावजूद भी आपको एमएससीपी ऐसे कंडीशन में मिलेगा, यानी कि आपको एमएससीपी मिल जाता। अगर समय से एमएससीपी दिया गया होता, 16 साल होते ही अगले दिन अगर आपका पार्ट ऑर्डर कर दिया होता तो आपको एमएससीपी मिल चुका होता। चाहे आगे आप 16 साल 1 महीना, 16 साल 2 महीना, 16 साल 16.5 साल होने के बाद अगर आप अनविलिंग दें, उससे पिछला जो एमएससीपी मिल गया उस पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में अगर आपका अनविलिंगनेस का डेट आपका एमएससीपी का डेट से बाद का है तो आप ग्रीवेंस डालिए, आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए। अगर आपको रिकॉर्ड ऑफिस या कहीं से नेगेटिव रिप्लाई मिलता है कि आपने तो अनविलिंग दिया था, तो आप आरटीआई डालिए, उनसे पूछिए कि मेरा एमएससीपी का ड्यू डेट कब का है और मेरा अनविलिंगनेस का सिग्नेचर का डेट कब का है। जैसे ही वो दोनों डेट्स आ जाएंगे, आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि आपका एमएससीपी का डेट अगर पहले का है, आपका अनविलिंगनेस का डेट अगर बाद का है, तो आपको एमएससीपी अनविलिंग प्रमोशन के लिए होने के बावजूद भी लागू है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।